अब हम आपको दिसंबर 1999 के उन 7 दिनों के बारे में बताते हैं जो भारत के लिए सबसे संकट भरे दिन थे। तब 190 लोगों की जान बचाने के लिए हमें 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। ये खूंखार आतंकवादी तब से न जाने कितने लोगों का खून बहा चुके हैं और इस बात की टीस आज पूरा देश महसूस कर रहा है। वर्ष 1999 का दिसंबर महीना और 24 तारीख। नया साल ही नहीं, नई सदी भी सिर्फ एक हफ्ते दूर थी। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 शाम को करीब 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गई। फ्लाइट में 176 यात्रियों सहित कुल 191 लोग सवार थे। ज्यादातर यात्री नेपाल में छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि काठमांडू से दिल्ली का सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट का यह सफर पूरे देश के लिए भयानक 7 दिन में बदल जाएगा। यह मामला अपने पीछे कुछ ऐसी गुत्थियां छोड़ गया है जिसका जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही खुफिया एजेंसियों के पास। IC-814 को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। एक आतंकवादी विमान के कॉकपिट में घुसकर उसके कैप्टन देवी शरण से विमान को मोड़ने और पाकिस्तान के लाहौर की तरफ ले चलने को कहने लगा। रिएक्शन था कि व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आप? कहते इसको लाहौर ले चलो। तो हमने उनको समझाया कि लाहौर का तेल नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद कहते हैं आपको लाहौर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम अभी तैयारे को उड़ा देंगे। मैं तो गन पॉइंट पे जा रहा था, आई वॉज हेडिंग फॉर लाहौर ओनली। तो फिर आगे जाके भी मेरे को यही बोला गया कि लाहौर इज़ नॉट अवेलेबल। मैंने लाहौर को कॉन्टेक्ट किया, दे सेड लाहौर इज़ क्लोज्ड फॉर यू, You cannot enter the territory of Pakistan. दिल्ली जा रही फ्लाइट IC-814 लाहौर की तरफ मोड़ी जा चुकी थी। कैप्टन देवी शरण ने आतंकवादियों से कहा कि विमान में लाहौर तक जाने का ईंधन नहीं है, लेकिन आतंकवादी नहीं माने। विमान लाहौर तक पहुंचा, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने विमान को उतारने से मना कर दिया। 6 महीने पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। जहीर साहब, आपके पास ताजा खबर क्या है? कंदहार में एक और खामोश और ठंडी रात गुजरी है। इसी बीच कैप्टन देवी शरण विमान में लगा इमरजेंसी बटन दबा चुके थे, जिससे भारत में अधिकारियों को यह पता चल गया था कि IC-814 का अपहरण हो चुका है। विमान में सवार सभी यात्रियों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। विमान को लाहौर में उतरने नहीं दिया गया था और उसका ईंधन खत्म हो रहा था। विमान के कैप्टन देवी शरण ने आतंकवादियों से कहा कि किसी भी हालत में उन्हें विमान को अमृतसर में उतारना ही पड़ेगा। इधर भारत सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही थी। IC-814 ईंधन भराने के लिए अमृतसर में उतरने वाला था। अमृतसर में यह बात की गई कि NSG को भेजा जा रहा है, तब तक विमान को अमृतसर में रोक कर रखा जाए। आधे घंटे तक IC-814 अमृतसर के एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, लेकिन कोई टैंकर नहीं आया। कैप्टन देवी शरण ने बिना ईंधन भराए विमान को उड़ाने से मना कर दिया, लेकिन आतंकवादी समझ गए थे कि वो ज्यादा देर तक रुके तो फंस सकते हैं। आतंकवादी 30 से 0 तक गिनने लगे और कहा कि अगर विमान नहीं उड़ा तो वो सबको गोली मार देंगे। बिना ईंधन भरे IC-814 फिर से पाकिस्तान के लाहौर की तरफ उड़ गया। भारत ने आतंकवादियों के कब्जे से विमान को छुड़वाने का एक बड़ा मौका गंवा दिया था। विमान में ईंधन बिल्कुल भी नहीं बचा था और लाहौर एयरपोर्ट विमान को उतरने की इजाजत नहीं दे रहा था। यहां तक कि एयरपोर्ट की सभी लाइट्स बुझा दी गई। विमान को मिलने वाले सभी सिग्नल बंद कर दिए गए।
कैप्टन के पास कोई चारा नहीं था। वो विमान को लाहौर में चलती सड़क पर ही उतारने लगे। विमान को क्रैश होने की हालत देखकर लाहौर एयरपोर्ट ने विमान को आखिरकार रनवे देने की इजाजत दे दी। यहां विमान में ईंधन भराया गया और रात को 10:30 बजे के करीब विमान को लाहौर से भेज दिया गया। आतंकवादी विमान को काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन काबुल में रात में विमान उतारने की सुविधा नहीं थी, इसलिए विमान को दुबई ले जाया गया। भारत सरकार ने दुबई में कमांडो ऑपरेशन का प्लान बनाया, लेकिन यूएई की सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। आतंकवादियों ने दुबई में विमान में ईंधन भरवाया और यहां पर 27 यात्रियों को छोड़ भी दिया। दुबई से आतंकवादी IC-814 को अफगानिस्तान के कंधार लेकर गए। विमान के हाईजैक के 18 घंटे हो चुके थे। अफगानिस्तान में उस वक्त तालिबान का राज था और भारत सरकार तालिबान से किसी तरह के संबंध नहीं रखती थी। भारत के लिए यह भयानक संकट का समय था। आतंकवादी विमान को बंधक बनाकर हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाना चाहते थे, जो वर्ष 1994 में कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था और श्रीनगर की कोट भलवाल जेल में बंद था। मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने की 2 कोशिशें पहले भी हो चुकी थीं, जिसमें कश्मीर में विदेशी पर्यटकों को अगवा करके मार डाला गया। एक बार जेल तोड़ने की भी कोशिश हुई, लेकिन मसूद अजहर भाग नहीं पाया था। IC-814 का मुख्य हाईजैकर मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था। आतंकवादियों की भारत सरकार से बातचीत चल रही थी। चौथे दिन भारत सरकार की एक टीम कंधार पहुंची। 30 घंटे की बातचीत के बाद आतंकवादियों ने मसूद अजहर के साथ 35 आतंकी, एक मारे गए आतंकी सज्जाद अफगानी की लाश और $20 करोड़ की मांग की। भारत सरकार आतंकवादियों की मांग मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन देश में बढ़ते जनदबाव और कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से बंधक यात्रियों को छुड़ाने के बदले भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों को छोड़ने की बात मान ली। इन आतंकवादियों में एक आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, दूसरा आतंकवादी था मसूद अजहर का खास आतंकी उमर शेख और आतंकवादी हमले करने का एक्सपर्ट माने जाने वाला मुश्ताक अहमद जरगर। अगवा होने के 8वें दिन और नए वर्ष से ठीक एक दिन पहले IC-814 के बंधक यात्री दिल्ली पहुंचे। इन लोगों के सुरक्षित बचने की खुशी तो थी, लेकिन डर यह था कि आतंकियों को छोड़ने का खामियाजा कहीं देश को न उठाना पड़े। भारत के हाथ से छूटने के बाद आतंकवादी मसूद अजहर पाकिस्तान लौट गया, जहां उसने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बनाया, जो भारतीय संसद पर हमले और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमले जैसे कई बड़े आतंकी हमले का जिम्मेदार है। उमर शेख, मुश्ताक अहमद जरगर और वो 5 आतंकवादी भी पाकिस्तान में ही हैं, जिन्होंने IC-814 को हाईजैक किया था। भारत सरकार ने बार बार सभी आतंकवादियों के बारे में पाकिस्तान को सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इन पर कार्रवाई नहीं की। मसूद अजहर और उसके आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में आजादी से रहते हैं। पठानकोट हमले के बाद भी पाकिस्तान से जांच टीम भारत आई थी। भारत ने उस वक्त भी पठानकोट हमले में जैश-ए-मोहम्मद और मसूद अजहर के शामिल होने के सबूत दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने फिर जांच का दिखावा किया और मसूद अजहर पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस चार्जशीट में लिखा है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो कैंप चलते हैं, उन आतंकवादियों के कैंप्स में मसूद अजहर के रिकॉर्डेड भाषण सुनवाए जाते हैं। उन भाषणों में मसूद अजहर भारत के खिलाफ जहर उगलता है और वहां के आतंकवादियों से कहता है कि भारत पर हमला कर दो। इसके बाद इसमें लिखा है कि जो गवाह थे, उन्हें जब मौलाना मसूद अजहर के वो टेप सुनवाए गए, उनके जो भाषण सुनवाए गए, तो उन्होंने मौलाना मसूद अजहर के भाषणों को पहचान लिया, उसकी आवाज को पहचान लिया। इसमें लिखा है, देखिए, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन विटनेसेस हैव आइडेंटिफाइड द वॉइसेस ऑफ मौलाना मसूद अजहर एंड मुफ्ती Abdul Rauf Asgar in audio clips as they used to frequently listen to their speeches during their own training at Balakot training camp in Pakistan. उन्होंने आगे बताया कि हमको ये जो भाषण थे ये अक्सर सुनवाए जाते थे अपनी ट्रेनिंग के दौरान, और उन्होंने इसीलिए इन आवाजों को तुरंत पहचान लिया। आज बहुत दुख का दिन है। अगर मीडिया के हिसाब से चलें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, सिर्फ एक चार्जशीट दायर हुई है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आज बहुत दुख का दिन है, क्योंकि जिस आतंकवादी को
17 साल पहले हम बड़ी आसानी से हवाई जहाज में बैठा के कांधार छोड़ आए थे। आज उस आतंकवादी को दोबारा घेरने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हमारे देश में जब आतंकवादियों को मार दिया जाता है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हमारे ही अपने ही देश के डिजाइनर नेता और डिजाइनर पत्रकार और बुद्धिजीवी इन्हीं आतंकवादियों के लिए मानव अधिकारों की मांग करने लगते हैं, इनके हमदर्द बन जाते हैं, सरकार पर, पुलिस पर, सुरक्षा बलों पर सवाल उठाने लगते हैं। संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु मसूद अजहर का ही आदमी था, लेकिन हमारे ही देश में इसी अफजल गुरु का समर्थन करने वाला अफजल प्रेमी गैंग बहुत एक्टिव था। आपने याद होगा, हमने ऐसे लोगों को अफजल प्रेमी गैंग का नाम दिया था क्योंकि ये तमाम लोग वो थे जो अफजल गुरु का समर्थन करते थे, जिन्हें अफजल गुरु की फांसी का बड़ा दुख था। और आपको याद होगा, दिल्ली के ही जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में नारे भी लगे थे। आपको याद होगा, एक और आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी को रोकने के लिए हमारे देश के कुछ लोगों ने आधी रात में जाकर रात के 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को खुलवाए रखा था। और फांसी के बाद इसी आतंकवादी के जनाजे में हजारों लोग शामिल हो गए थे उसके हमदर्द बनकर। जब फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसके हमदर्द आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के जजों को उठाकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए थे और कहा था कि इस आतंकवादी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा, जब बुरहान वानी को एनकाउंटर में मारा गया था तो आतंक प्रेमी गैंग ने यह सवाल पूछा था कि क्या बुरहान वानी को मारना जरूरी था? क्या उसके पैर पर गोली मारकर उसे जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? ये वो लोग थे, उसके हमदर्द, जो कहते थे कि बुरहान वानी एक स्कूल हेडमास्टर का मासूम बेटा था, वो आतंकवादी नहीं था, उसे मारना गलत था। लेकिन आज ऐसे तमाम लोग, हमारे देश के ऐसे तमाम डिजाइनर, नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, मानव अधिकारों की बात करने वाले एनजीओ आतंकियों के लिए डिस्काउंट की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये आतंकवादी लोगों को मारने में कोई डिस्काउंट नहीं छोड़ते। आज उनके लिए सीखना चाहिए कि जिन जिन लोगों को हमने छोड़ भी दिया, जिनको डिस्काउंट भी दे दिया, उन्होंने वापस पाकिस्तान जाकर भारत के लिए क्या किया। तो आज जो सीखने वाली बात है वो ये है कि हम चाहे इनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करें, कितने भी ह्यूमन राइट्स की बात क्यों ना करें, आतंकवादी भारत के सगे कभी नहीं हो सकते। और ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हमारे देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार और नेता, जो कि ऐसी बातों में भी अपना वोट बैंक खोजते हैं, वो इस बात को सीखें। क्योंकि अगर 17 साल पहले ये गलती नहीं की होती या उसके बाद से तमाम गलतियां हम नहीं करते, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता कि अपनी अदालत में हमें मसूद अजहर के खिलाफ ऐसी चार्जशीट दायर करनी पड़ रही है, ये जानते हुए कि अब हम मसूद अजहर तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा होने नहीं देगा, चीन उसका साथ देता रहेगा और हम सिर्फ चार्जशीट दायर करके खुश हो जाएंगे। अब डीएनए में एक ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद हम भारत और ब्रिटेन के बीच हो रहे अर्थव्यवस्था वाले मुकाबले का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत जीडीपी के मामले में जल्द ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा और यह शुभ समाचार आपको अगले ही साल यानी 2017 में मिल सकता है।